वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2017 में टोटल आपके एग्जाम 9 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19/1/2017 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपकी इतनी शिफ्टों में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2017 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 17 तारीख से लेकर के आपके यहाँ पर 19/1/2017 के शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि 19/1/2017 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अरुण चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 6500 रुपये उधार लेता है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित यानी कि एनुअली जो है आपका रेट लगता है, तो 2 सालों का ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्री मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना रुपया दिया गया, 6500 रुपया दिया गया। और यहाँ पर रेट यानी कि दर कितना दिया गया, 4% दिया गया। और आपका टाइम यानी कि समय कितना दिया गया, 2 साल दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 साल का पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो 6500 का 4% कितना होगा, तो 65 दूनी 130 दूनी कितना हो जाएगा, 260 रुपये। यानी कि 1 साल का पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 260 रुपये। तो ये जो 260 रुपये पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज लगा, दूसरे साल में भी कितना लगेगा ब्याज, 260 रुपया ही लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपका ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी कि पिछले जो वर्ष में 260 रुपये ये आपका ब्याज लगा, वो दूसरे साल में आपका इस 260 रुपये पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट लगेगा। तो 260 पर कितना प्रतिशत का ब्याज लगेगा, 4% का ही ब्याज लगेगा। तो 260 का 4% कितना होगा, तो 260 का 4% होगा 26 दूनी 52 दूनी 104, यानी कि 10.4 यानी कि 10.4 होगा। तो सभी को जोड़ देंगे, ये सभी को 260 प्लस 10.4 सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या पता चल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। तो 260 कितना हो जाएगा आपका, 520 और 10.4 यानी कि कितना हो जाएगा, 530.4 यानी कि 530.4 रुपये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा जा रहा था, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके 15% का तक का जो है धोखाधड़ी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि खरीदते समय भी जब कोई दुकानदार जो है पहले खरीदेगा फिर बेचेगा, तो खरीदते समय भी 15% की गड़बड़ी करता है और उसे बेचते समय भी 15% की गड़बड़ी करता है। यानी कि दोनों समय कितने परसेंट का गड़बड़ी करता है, 15% का गड़बड़ी करता है। तो 2% को 1% में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या होता है, A+B+A*B/100 होता है। ए का मतलब पहला प्रतिशत, बी का मतलब दूसरा प्रतिशत। तो ए बराबर क्या है, 15% और बी बराबर भी 15% ही है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए हो गया 15% प्लस बी भी हो गया 15% प्लस A*B यानी कि 15 × 15 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15 × 30 प्लस 15 × 225, 15 × 15 करेंगे तो 225 बटा 100 कितना हो जाएगा, तो पॉइंट में आपका आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 32.25% आपका क्या होगा, कुल लाभ यानी कि टोटल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, लाइक करना कंपलसरी है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रेवती साधारण ब्याज की
6% वार्षिक दर पर 600 रुपया उधार लेती है, तो 4 वर्ष के बाद के ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 साल में कितने प्रतिशत का ब्याज लगता है, तो 6% का ब्याज लगता है। और कितने समय तक वो ब्याज लगता है, तो 4 सालों तक ब्याज लगता है। तो अगर 1 साल में 6% ब्याज लगता है तो 4 साल में कुल मिलाकर कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, तो 6 चौक 24% क्या लगेगा, 1 साल में ब्याज लगेगा। कितना प्रतिशत, 24%। यानी कि 600 रुपये का 24% क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो 24% निकालेंगे 600 का, सॉरी इस कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है। तो 600 का 24% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 144 रुपये। क्योंकि जो ब्याज लगेगा इस 600 रुपये यानी कि मूलधन पर लगेगा, तो 600 का 24% कितना होता है, 144 रुपया। और मूलधन कितना है, 600 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकल जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 600 प्लस 144 यानी कि 744 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, नीचे से भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ये क्या बन जाएगा, एक शून्य नीचे अधिक आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 से 20 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में। यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 324/5 कितना आ जाएगा, 324/5 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्या है, ग्राफ है। ग्राफ में क्या दिया गया है कि एक फुटबॉल टीम द्वारा एक वर्ष में खेले गए 7 प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड जो है निम्नलिखित है। तो पहला प्रतियोगिता का जो है कितना है, 5 मैच खेलते हैं, 3 मैच हारते हैं, कुल 8 मैच खेलते हैं। इस तरीके से सभी का जो है प्रतियोगिताओं का जीता हुआ मैच, हारा हुआ मैच और कुल मैच, खेला हुआ मैच जो है दिया गया है। तो क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन आपका यहाँ पर से है। तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रतियोगिता द्वारा जीत की प्रतिशत सबसे अधिक रही। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली वे में कि बताइए कि किसका जो है किसने जो है सबसे अधिक प्रतिशत मैच को जीता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर जो है 5 मैच जीता है, कितने में से, 8 में से। फिर दूसरे वाले में से 4 मैच जीता है, कितने में से, 8 में से। तीसरे वाले 5 जीता है, किस में से, 7 में से। चौथे में जो है 6 जीता है, कितने में से, 9 में से। पांचवा जो है 4 जीता है, कितने में से, 6 में से। छठा जो है 3 जीता है, 6 में से। सातवां जो है 2 जीता है, 6 में से। तो यहाँ पर जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट में वैल्यू लिखाएंगे, पॉइंट में वैल्यू लाएंगे, यानी कि डेसिमल में वैल्यू लाएंगे, और जिसका वैल्यू सबसे अधिक होगा उसी का क्या होगा, सही, उसी का जो है सबसे अच्छा प्रतियोगिता होगा। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, यानी कि 0.6 समथिंग आएगा। यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पच्चीस 40, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 0.5 आता है समथिंग, आपका 0.5 आता है। यहाँ पर भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 8 56, यानी कि 7 7 49 होता है। कितना होता है, 0.7 होता है। यानी कि ये जो है 0.6 से अधिक है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। इधर करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 समथिंग आएगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। यहाँ पर भाग करेंगे तो 2 बार में, 3 बार में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 0.6 समथिंग आएगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। फिर भाग करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि 0.5, तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर भाग करेंगे 2 से तो 2 तिया 6, भाग करेंगे 1 को 3 से तो कितना आ जाएगा, 0.3। यानी कि सबसे बेहतर किसका है,
इस 5/7 वाले का सबसे बेहतर प्रतियोगिता है। तो 5 मैच, और 5 मैच जीता किसने? तीसरे वाले में, जो कि कुल मैच खेला कितने था? 7 मैच खेला था। तो सबसे बेहतर प्रतियोगिता कौन सा है? तीसरा वाला है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये भी आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि मैंने ग्राफ आपको समझा दिया। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा जा रहा है कि टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही, यानी कि सबसे लोवेस्ट प्रदर्शन, सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया। तो जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था सबसे अधिक निकाल कर, उसी तरीके से इस प्रश्न में क्या करेंगे, उसी तरीके से डेसिमल में निकाल कर आप देख सकते हैं कि किसका जो है डेसिमल में वैल्यू सबसे कम आ रहा है, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। उसी तरीके से फिर से चेक कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछला बार ध्यान नहीं दिया था तो किसका जो है सबसे छोटा आया था डेसिमल में। तो फिर से चेक कर लेंगे, तो 5/8, 4/8 आपका हो गया, और क्या था आपका 5/7, 6/9, 4/6, 3/6, 2/6। ये जो मैं लिख रहा हूँ ऊपर, जितना मैच जीता, यानी कि पहला प्रतियोगिता ने 5 मैच जीता है, कुल कितने में से? 8 में से। उस तरीके से मैं लिख रहा हूँ 5/8, फिर 4/8, उस तरीके से यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो आप चेक करेंगे किसका डेसिमल वैल्यू सबसे कम आता है। तो चेक कर लेंगे, यहाँ पर आपका कितना था? 0.6 था। यहाँ पर आपका कितना था? 0.5। यहाँ पर आपका कितना था? 7×7=49, 0.7। यहाँ पर आपका कितना था? यहाँ पर आपका था, यहाँ पर 9×6=54, यानी कि 0.6 समथिंग था आपका। यहाँ पर आपका था 6×6=36, 0.6 समथिंग था। यहाँ पर भी आपका 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.5। और यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा लगभग समथिंग। यानी कि किसका जो है डेसिमल में सबसे कम वैल्यू आ रहा है? तो इस 2/6 का। किसका आ रहा है? 2/6 का। तो 2 मैच किसने जीता था? 7वां ने। कुल कितने मैच में से? 6 मैचों में से। यानी कि सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सा था? तो 7वां वाला था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष के दौरान टीम ने कितने मैच जीते, यानी कि यहाँ पर जो है जितने टोटल मैच जीते प्रतियोगिताओं ने, उनका क्या निकालना होगा? योग, यानी कि सम निकालना होगा। तो जोड़ देते हैं यहाँ पर है। तो 5×4=9, 5×14=, 6×20=24, 3×27 और 2 आपका कितना हो गया? 29। यानी कि टोटल कितने मैच जीते? तो 29 मैच जीते, यानी कि 29 मैच जीते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कुल मिलाकर टीम ने कितने प्रतिशत मैचों में जीत हासिल की है। तो टोटल हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला कि टोटल जो है कितने लोगों ने जीते, कितने जो है मैच जीते। तो 29 मैच जीते, टोटल प्रतियोगिता मिलाकर 29 मैच जीते। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत मैच जीते, जितना जो है खेला गया उसके हिसाब से कितने प्रतिशत मैच जीते। तो हमें अब क्या निकालना होगा कि कुल उसने जो है खेला कितने मैच। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8×8 16, 16×7 23, 23×9 32, 32×6 38, 38×6 आपका कितना हो जाएगा? 44×6 50। यानी कि टोटल 50 मैच खेला गया, उनमें से 29 मैच जीता गया। तो टोटल जीता कितना? 29। कुल कितने में से? 50 में से। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 50 से 100 कितना बार में चला जाएगा? 2 बार में। 29 दूना कितना हो जाएगा? 58%, यानी कि 58% होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 मिनट और 20 सेकेंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 35.5 रुपये है। तो बताइए कि 5 मिनट 30 सेकेंड की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो आपका समय दिया गया है उसे क्या करेंगे? सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो कितना है? 3 मिनट 20 सेकेंड। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। तो 3 मिनट में कितना सेकेंड होगा? तो 60 दिया 180 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, यानी कि टोटल मिलाकर 200 सेकेंड का कितना रुपये टेलीफोन का बिल आता है? तो 35.5 रुपये आता है। पूछा कितने का जा रहा है कि 5 मिनट 30 सेकेंड का जो है कितना खर्च आएगा। तो 5 मिनट 30 सेकेंड को पूरा टोटल सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 1 मिनट 60 सेकेंड, 5 मिनट 300 सेकेंड, 300 प्लस 30 सेकेंड, यानी कि
330 सेकेंड। कितना? 330 सेकेंड का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 सेकेंड का वैल्यू। 1 सेकेंड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 35 पॉइंट कितना 35.5 बटा 200 क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड का रुपये में वैल्यू हो जाएगा। 1 सेकेंड बराबर क्या लिख सकते हैं, 35.5 बटा 200 लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, 330 सेकेंड का वैल्यू चाहिए, यानी कि क्या करेंगे, इंटू 330 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर से तो 1 शून्य चला जाएगा, ये आपका 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 0, 5 सते 35 1, और आपका बाकी कटेगा नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। पहले गुना कर लेते तो 3 7 21 7 3 24, हाथ में 2 7 21 7 2 कितना हो गया आपका 23 बटा 40 है। पॉइंट में आपका आंसर है तो भाग दे देंगे तो कितना आएगा आपका 4 5 20, तो कितना बच गया 34, 343 4 8 32 आपका हो गया, 4 8 32 यानी कि 23, तो 4 5 20, 4 5 20 30, 4 7 28 यानी कि 58.75 लगभग आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर बोला जा रहा है, लिखेगा कि दशमलव के एक स्थान तक पूर्णकृत करो, यानी कि हमें दशमलव के बाद एक स्थान तक ही पूर्णकृत, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक अंक होना चाहिए। तो हम लोग ये जो आपका क्या है, लगभग अप्रॉक्स में वैल्यू है, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है अप्रॉक्स में जो है वैल्यू लगभग 0.57 को क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 58.6 यानी कि 58.6 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रसाद क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए समान दूरियां तय करता है और कुल 55 मिनट का समय लेता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है कितने किलोमीटर की है। तो इसने जो है सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि उसने, मान लीजिए हम लोग क्या मान लेते कि उसने जो है 1 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर। ये टोटल दूरी नहीं है, मैं समझाता हूँ टोटल दूरी क्यों नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि सभी चाल से वह बराबर दूरियां तय करता है, यानी कि हम लोग मानते हैं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसने 1 किलोमीटर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भी उसने 1 किलोमीटर गया और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के भी हिसाब से उसने 1 किलोमीटर गया, यानी कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, यानी कि कुल मिलाकर 3 1 किलोमीटर गया। कितना गया, 3 1 किलोमीटर गया। तो पूछा जा रहा है कि अगर जो इतने इतने के चाल से अलग अलग दूरी तय करता है तो टोटल 55 मिनट लगता है, तो दूरी कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर, फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा चाल होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है दूरी कितना है, 1 किलोमीटर, और कितने की चाल से जाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। फिर दूसरी दूरी 1 किलोमीटर ही है, लेकिन कितने की चाल से जाता है दूसरा किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल से। फिर तीसरा दूरी भी 1 किलोमीटर है, कितने की चाल से जाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कब सभी का क्या हो जाएगा, समय का योग हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल समय कितना दिया गया है, 55 मिनट दिया गया है। कितना दिया गया, 55 मिनट में दिया गया है। लेकिन हमें इस मिनट को क्या करना होगा, घंटा में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी चाल है वो किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और जो दूरी भी हमने मानी है किसमें मानी है, किलोमीटर में मानी है। तो जो समय भी होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से विभाज्य यानी कि 7 से डिवाइड करते हैं। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर 5 से काट लेंगे तो 11 5 55, 12 25 60 हो जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 2 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। ये फिर हो जाएगा आपका 2 6 12 6a, 4 तिया 12 3a और 6 दूनी 12 2a बराबर कितना हो जाएगा 11 बट्टा 12, 12 12 कट गया तो टोटल आपका इधर कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11, a बराबर 11, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर होगा। यानी कि a बराबर जो है कितने किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो कुल दूरी कितना है, 3a है। तो अगर a का मान 1 किलोमीटर है तो 3a का मान कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा।
अगर ए का मान 1 किलोमीटर है तो 3a का मान कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, कुछ नंबर दिए गए और पूछा जा रहा है कि इन आंकड़ों का माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होगा। तो मीडियन निकालने का सबसे पहले तरीका क्या होता है कि जो भी नंबर दिया गया है उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर ले। तो यहाँ पर अगर आप नंबर देखेंगे तो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में क्या किया गया है, क्वेश्चन में ही इसे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है। तो हमें वो करने की अब ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करना होता है, उसके बाद देखना होता है कि उन सारे सीरीज में से बीच की संख्या कौन सी है, यानी कि मिडिल संख्या कौन सी है। तो मिडिल संख्या कैसे देखेंगे, टोटल नंबर कितना है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, यानी कि बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, छठा नंबर की संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, छठा नंबर की संख्या। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है 5 संख्या अलग कर दिया और इधर से 5 संख्या अलग कर दिया, तो टोटल इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, बीच में कौन सी संख्या बच गई, ये 8 बच गई। तो यही आपका क्या हो जाता है, मीडियन यानी कि माध्यिका होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:2 तथा मासा कितना है, 16 है, तो उनका लासा क्या होगा। यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न में जब दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ रहे और मासा यानी कि एचसीएफ दिया हुआ रहे और आपसे एलसीएम पूछे, तो करना कुछ नहीं है, 16 यानी कि जो मासा है उसका और उन दोनों के अनुपात के यूनिट का से गुना कर देना है। दोनों जो है आपकी यूनिट है उससे क्या कर देंगे, एचसीएफ को गुना कर देंगे, यानी कि 16 इंटू 1 इंटू 2, यानी कि हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकल जाएगा। तो 16 दुनिया आपका कितना हो जाएगा, 32, यानी कि 32 आपका क्या है, एलसीएम होगा उन दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि विजय एक दूरी को पैदल तय करने और दौड़कर वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 9 घंटा 50 मिनट का समय लेती है। वह दोनों ओर का रास्ता पैदल 12 घंटे 30 मिनट में तय कर सकती है। तो दोनों ओर का रास्ता दौड़कर तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों ओर जब पैदल जाता है तो कितना समय लगता है, 12 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो दोनों ओर पैदल जाता है तो 12 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो अगर एक तरफ पैदल जाएगा तो 12 घंटा 20 मिनट का आधा समय लगेगा। जब एक तरफ पैदल जाएगा तो 12 घंटा 20 मिनट का क्या लगेगा, आधा समय लगेगा। तो 12 घंटा 20 मिनट का आधा समय कितना हो जाएगा, 6 घंटा 10 मिनट होगा। कितना होगा, 6 घंटा 10 मिनट। फिर यहाँ पर जो है बोला गया क्वेश्चन में कि जब एक तरफ पैदल और एक तरफ दौड़ कर जाता है तो 9 घंटा 50 मिनट लगता है। यानी कि अगर इसमें से हम 9 घंटा 50 मिनट माइनस कर दे, 9 घंटा 50 मिनट माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, एक तरफ दौड़कर उसे जाने में कितना समय लगता है वो हमें पता चल जाएगा। तो 50 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 मिनट। 40 मिनट और 9 में से छीन जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 9 में से 6 जाएगा तो 3 घंटा। तो ये आपका क्या निकल गया, एक तरफ दौड़कर जाने का समय। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों ओर जब दौड़ के जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 घंटा। लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 मिनट होगा। तो यहाँ पर 80 मिनट को क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 60 प्लस 20 मिनट, यानी कि ये जो 60 मिनट है वो क्या हो जाएगा, घंटा में जुड़ जाएगा। यानी कि 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 घंटा 20 मिनट होगा। कितना होगा, 7 आवर 20 मिनट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी कि हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो वॉल्यूम ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बेलन के आयतन का यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। क्या होता है, किसी भी बेलन यानी कि किसी भी सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला 2πr/h होता है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 दूनी 44 दूनी 88 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 176/7। इतना आपका क्या हो जाएगा, उस सिलेंडर का यानी कि उस बेलन का आयतन होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2.56 पर रेकरिंग का सही व्यंजक क्या होगा, यानी कि क्या करना है, इसका सिंप्लीफाई एक तरीके से करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट है यानी कि इसे जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 2 प्लस यानी कि 2 प्लस 0.56 पर रेकरिंग, इसे जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 5/6 बटा जितने अंक पर रेकरिंग है उतना नीचे क्या चला जाएगा, 9 चला जाएगा। यानी कि 2 अंकों पर रेकरिंग है तो 2 9 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है 2.56/99 इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसे जो है इस तरीके से लिखा जाता है और जा भी सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 169 रुपये को 2:5:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं तो संबंधित अनुपात में रुपये कितने कितने जो है मिलेंगे। तो यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर रेशियो में जो यूनिट का योग कितना दिया गया, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 6 13। और इस 13 यूनिट का वैल्यू कितना रुपया है, 169 रुपये। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 से 169 काटेंगे तो 13 बार में चला जाएगा। यानी कि 1 यूनिट बराबर 13 रुपये। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 रुपये। 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 5 65 रुपये। 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 6 78 रुपये। यानी कि तीनों को जो है कितना कितना रुपया मिला, 26 रुपये 65 रुपये 78 रुपये मिला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर रुपये से कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, तो 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो 100% का सामान पहले 4% का लाभ में बेच रहा है, यानी कि 100% का सामान कितने में बेचेगा, 104% में बेचेगा। फिर बोला कि नहीं, हमें 4% में नहीं बेचना है, कितने में बेचना, 8% के लाभ में बेचना है। यानी कि 100% का सामान 8% के लाभ में यानी कि कितने में बेच देगा, तो 108% में बेचेगा। और यही दोनों के विक्रय मूल्य का क्या पूछा जा रहा है, अनुपात यानी कि रेशियो पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट चला गया, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा, 26 बार में। आज 4 से इधर काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 27 बार में चला जाएगा। यानी कि दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा, 26:27, यानी कि 26:27 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पानी के टैंक में 2 छिद्र हैं। पहले छिद्र अकेले टैंक को 8 मिनट में खाली कर सकते हैं और दूसरे छिद्र अकेले टैंक को 12 मिनट में खाली करता है। तो यदि पानी के बहाव की दर स्थित है तो दोनों छिद्रों से एक साथ पानी रिसने पर बर्तन कितने मिनट में खाली हो जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक पाइप जो है कितना मिनट में खाली करता है, 8 मिनट में। दूसरा पाइप कितना मिनट में खाली करता है, 12 मिनट में। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। 24 को 12 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि पहला पाइप जो है 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है
और दूसरा वाला जो पाइप है 1 मिनट में 2 यूनिट खाली करता है। तो जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो कितना यूनिट खाली करेगा? 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट, यानी कि दोनों मिलकर 5 यूनिट खाली करेंगे। खाली करना कितना है? ये जो आपका एलसीएम है वही आपका क्या होता है? टोटल वर्क, यानी कि इस 24 यूनिट को क्या करना है? खाली करना है। 24 यूनिट को क्या करना है? खाली करना है। अब कितने के प्रत्येक मिनट कितना खाली करेगा? 5 मिनट के हिसाब से खाली करेगा, यानी कि 24 को 5 से भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? समय, यानी कि टाइम निकल जाएगा। तो समय आपका 24/5 है, लेकिन पूर्णांक में असर है तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 4.4/5 होगा। कितना होगा? 4.4/5 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर जो है सभी में जो आपका ऑप्शन में अंक दिया गया है वो सभी में सेम है, यानी कि 0.3 सभी में है, 4/9 सभी में है, 2/7 सभी में। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सभी को डेसिमल में चेंज कर लेंगे ताकि हमें जो है क्या हो? आसानी हो यहाँ पर छोटी और बड़ी संख्या का डिफरेंस करने में। तो यहाँ पर जो एक संख्या क्या है? 0.3, तो ये तो पहले से ही डेसिमल में है तो इसे डेसिमल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है? 4/9 है, तो 4 को 9 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? समथिंग 0.9×5=45, 9×36 होता है, यानी कि 0.4 समथिंग आएगा। क्या आएगा? 0.4 समथिंग आएगा। फिर क्या करेंगे? 2 को 7 से भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 7×14, यानी कि 0.2 समथिंग आएगा, यानी कि 0.2 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0.2 जिसका वैल्यू है, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2/7। तो ये क्या होगा? सबसे पहले बार में होगा, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? छोटी संख्या लिखना होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2/7। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 0.3 है, तो यहाँ पर उसके बाद 0.3 है। उससे फिर बड़ी संख्या कौन सी है? थोड़ी सी, 4/9 है, यानी कि 0.4 जिसका वैल्यू था। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जो कि यहाँ पर सही रूप में दर्शा रहा है कि ये जो है आपका किस क्रम में है? आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर गोला यानी कि स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फार्मूला क्या होता है? तो 4πr² होता है। आर यानी कि रेडियस, मतलब कि त्रिज्या होता है। तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4π को 22/7 लिखेंगे। r² यानी कि त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 चौक 88, 88 चौका पर कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 2 3, 8 चौक 32, 3 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, यानी कि 352 बटा कितना आएगा? 7 आएगा, यानी कि 352 बाई क्या आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि गणना कीजिए 10,584 को जब 168 भागा -83 का सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफाई करने पर कितना आंसर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले भाग करेंगे तो कितना होता है? 16 छक 96, 8 छक 48, यानी कि लगभग जो आपका कितना हो जाएगा? 6 और 8 या 24 होता है, इकाई अंक 3, यानी कि इसे जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 63। जब 10,584 को 168 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा? 63, यानी कि 63 आएगा। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर 63 को 63 से क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। 63 को जब 63 से माइनस यानी कि +63 -63 को जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0 होगा, यानी कि 63 - 63 कितना होगा? 0। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक अर्जित करता है तो विद्यार्थी के अंक प्रतिशत क्या है? तो टोटल कितने अंक अर्जित करता है? 21 नंबर। कितने अंक में से? 25 अंक में से। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 25 चौक 100,
21 चौक कितना हो गया 84%, यानी कि 84% होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12, 18, 20 का चतुर्थ अनुपात पता लगाइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चतुर्थ अनुपात निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा क्या हो जाता है पहली संख्या। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चतुर्थ अनुपात निकालने का ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा पहली संख्या होता है। तो दूसरी संख्या कौन सी है? 18। तीसरी संख्या कौन सी है? 20। पहली संख्या कौन सी है? 12। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 से 20 10 बार में चला जाएगा, 10 तिया आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि इन तीनों संख्याओं का चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल जो आपका कितना आएगा? 30 यानी कि 30 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10,000 नहीं 1,048 तथा 1,441 का मासा यानी कि एचसीएफ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला, या तो आप बाई ऑप्शन से डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं, जिस संख्या से कटेगी वही आपका एचसीएफ होगा, या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेसिक तरीका से भी निकाल सकते हैं, वो भी आपका आसानी यहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिक से निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। 1,441 एक बार में कितना बार में जाएगा? आपका हो गया 48। यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 8 3 11, यहाँ पर 9 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? फिर आपका 3 बचेगा, यानी कि 393। 393 को क्या करेंगे? 10 से 48 भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 4, यानी कि 2 बार में चला जाएगा। तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 8 में से 6 गया 2, 8 6 14, यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, कितना हो गया? 362। 362 को क्या करेंगे? 393 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर जो है 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये आपका कितना होगा? 2 होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर भाग करके देख लेंगे, तो फिर से भाग करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 262 बार में चला जाएगा। तो 3 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, 3 में से 2 गया 1, फिर कितना है? 262 भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका एचसीएफ महत्तम कितना आ गया? 131 आ गया। तो ये तो आपका बेसिक तरीका से बहुत ज़्यादा ही लंबा चला जाता है, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए करना कुछ नहीं है। क्या है आपका? एक संख्या 1048 है, दूसरी संख्या क्या है? 1441 है। दोनों का क्या करेंगे? पहले डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि अंतर निकालेंगे। तो दोनों का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा? डिफरेंस माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 8 3 11, यहाँ पर आ गया 4 तो 9 4 13, 393 हो जाएगा। तो 393 क्या 1048 को काटता है? तो आपका 1048 जो है 393 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो ये आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। लेकिन जो भी एचसीएफ होगा इस संख्या का एक फैक्टर होगा। तो 393 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 131 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 तो इसका फैक्टर हो सकता है, यानी कि 3 तो इसका एचसीएफ हो सकता है, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ढूंढनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जब हम लोग कॉमन ढूंढेंगे तो 131 से जो है 1048 को पूरी तरह काटती है और 14 से 41 को भी पूरी तरह काटेगी, यानी कि इस तरीके से आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 131 होगा। तो ये आपका क्या हो जाता है? डायरेक्ट तरीका होता है, या फिर ये आपका क्या हो गया? बेसिक तरीका। जिससे भी आप बनाना चाहे उससे बना सकते हैं, या फिर आप बाई ऑप्शन से भी डिवाइड करके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ हर स्थिति में आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि श्री राम 14,000 रुपये एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता पर उससे जो है कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज कैसा है? तिमाही है, यानी कि क्वार्टरली है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका रेट यानी कि जो दर दिया गया वो कैसा दिया गया? वार्षिक यानी कि सालाना दिया गया। तो एक साल में अगर 20% का ब्याज लगता है
तो तिमाही यानी कि 3 महीने में कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा। तो एक साल में कितना तिमाही बनता है, 4 तिमाही बनता है। 3 3 महीने के कितने तिमाही बनेंगे, एक साल में 4 तिमाही बनेंगे। यानी कि हमें जो है 3 महीने का रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। यानी कि 3 महीने में कितने परसेंट का ब्याज लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे 6 महीने का। तो अगर 3 महीने में 5% का ब्याज लगता है तो 14,000 का 5% कितना होगा आपका 700 रुपये। 14,000 का 5% कितना होगा 700 रुपये। तो ये आपका क्या हो गया, पहले तिमाही का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। दूसरे तिमाही में भी कितना का ब्याज लगेगा, 700 रुपये का ब्याज लगेगा। लेकिन ये जो पिछला वाला 700 रुपये है उस पर भी अब क्या लगेगा, दूसरे वाले तिमाही में अब इस 700 रुपये पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि 700 पर 7% का ब्याज लगेगा। तो 700 का 7% कितना होगा, तो 35 रुपये होगा। कितना होगा, 35 रुपये होगा। यानी कि जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14, 1400 प्लस 35 यानी कि 1435 रुपया क्या आपका हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये जो आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 6 महीने के बाद कितना अमाउंट जो है मिलेगा, यानी कि आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो मिश्र धन क्या होता है, मूल धन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो मूल धन कितना है, 14,000 रुपये। कितना है, 14,000 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1435 रुपये। जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन आ जाएगा। तो जोड़ेंगे 14 1 15 435 यानी कि 15,435 रुपये क्या आपको मिलेगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/5 भाग जो है क्या है, लड़के हैं। 2/5 भाग क्या है, लड़के हैं। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल जो है छात्रों की संख्या कितनी है, 5। उनमें से लड़कियों की संख्या यूनिट में कितना है, 2। यानी कि कुल 5 यूनिट छात्रों में से 2 यूनिट लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी होगी, तो 5 में से 2 लड़के यानी कि 3 क्या होगी, लड़कियां होगी। यानी कि कुल छात्रों में से 3/5 क्या है, लड़कियां हैं। यानी कि हमें छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल छात्रों का 3/5 निकालना होगा। तो 3/5 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी कि 40, 40 दिया कितना हो जाएगा 120। यानी कि पूरे विद्यालय में मिलाकर 120 लड़कियां हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इन सारे अंकों का, आंकड़ों का माध्य यानी कि मीन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो माध्य निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी आपका नंबर दिया गया है उसका पहले योग निकालेंगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका माध्य यानी कि मीन आ जाएगा। तो सभी का यहाँ पर योग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 3 3 6 8 6 14 1 15 7 22 22 4 26 26 से 27 27 4 31 31 4 35। यानी कि टोटल जो है संख्याओं का योग कितना हो गया, 35। टोटल नंबर कितना है, तो 3 3 6 6 4 10। यानी कि टोटल नंबर कितना है, 10 है। तो 10 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट में वैल्यू है तो पॉइंट में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.5। यानी कि इन 10 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कितना होगा, तो 3.5 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपये का निवेश करती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि पहले साल उसने पहले साल के शुरुआत में उसने 4,000 जमा किया। फिर जो है इस पर क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज चालू हो गई। क्या हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज इस पर चालू हो गई। लेकिन दूसरे वर्ष के शुरुआत में उसने फिर से 4,000 रुपये, यानी कि दूसरे वर्ष के शुरुआत में उसने फिर से 4,000 रुपये निवेश किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि इस 4,000 पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा और इस 4,000 पर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो इन दोनों पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर 2 साल पर कितने रुपये जो है
प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले रेट कितना दिया गया, यानी कि दर दिया गया 5%। तो क्या करेंगे, 4,000 का 5% कितना होगा आपका, 5% हो जाएगा 200 रुपये। यानी कि इस 4,000 पर पहले साल 200 रुपये, दूसरे साल भी 200 रुपया लगेगा, लेकिन इस 200 रुपये पर भी क्या लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा। तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, तो 200 का 5% 10 रुपये होगा। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट किसका, इस 4,000 वाले का है। लेकिन ये जो अगला 4,000 है, दूसरे साल यानी कि सेकेंड ईयर की शुरुआत में ये 4,000 जमा करता है, यानी कि इस पर जो ब्याज लगेगा केवल 1 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि हमें जो है दूसरे वर्ष के अंत में निवेश यानी कि उसका जो है कितना मिल सकता है उसका हमें पता लगाना है कि दूसरे वर्ष के अंत तक। तो दूसरे वर्ष में ये जो है 4,000 पे केवल 1 साल का ही ब्याज लगेगा। तो 4,000 का 5% कितना हो जाएगा, 200 रुपये। सभी को जोड़ देंगे, इस टोटल जो है इतना जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन पता चल जाएगा। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 2 4 410, यानी कि 4 4 8,000। अब कुल ब्याज कितना है, तो 2 2 4 2 6 610 रुपये। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,610 रुपये क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट यानी कि कुल मिश्र धन होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है कि सरल कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3y पर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस 2y पर होल स्क्वायर है। क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसे उसे ही रहने देंगे, माइनस 2y स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपका तो पहले बच जाएगा, और इधर जो आपका 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5y स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मंजू एक बस को 15% यानी कि 15% की हानि पर 17,000 रुपये में बेचता है। तो 15% का लाभ पाने के लिए उसे इस बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में 100% होता है। तो 100% का सामान पहले कितने परसेंट में बेच दिया, 15% का हानि यानी कि 15% के लॉस में बेच दिया, यानी कि 100% का सामान 85% में बेच दिया, और इस 85% का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया है, 17,000 रुपये दिया गया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 85 से 170 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, उस पर 2 शून्य, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है, 200 रुपये। हमें चाहिए क्या कि अगर उस वस्तु को 15% के लाभ में बेचेगा तो कितने परसेंट का लाभ होगा, यानी कि 100% का सामान है, उसे 15% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, 115% में बेचना होगा। तो अगर 1% का वैल्यू 200 रुपये है तो 115% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 115 से गुना करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 115%। और 115% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 3 शून्य, 1 11 दूनी 22 1 23, यानी कि उस वस्तु को 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 23,000 रुपये में बेचना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3360 है तथा लासा 96 है तो उनका मासा ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि महत्तम गुना लघुत्तम होता है, जो कि किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणज के बराबर होता है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणज के बराबर होता है। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, 3360। कितना दिया गया, 3360। बराबर का साइन है तो बराबर दे देंगे। और आपका एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना दिया गया, 96। एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एचसीएफ। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ बराबर आपका क्या हो जाएगा,
तो 96 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 96 से काटेंगे तो 12 से पहले काट के देख लेते तो 12 × 96, फिर 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 × 96 240, 8 से 280 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 8 × 24, 8 × 25 40, यानी कि जो आपका महत्तम आएगा कितना आएगा 35, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 आदमी यानी कि 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बनाते हैं, तो 15 आदमी इसे जो है कितने दिनों में बनाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मैन इंटू डेज होता है, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है आदमियों की संख्या कितनी दी गई है 18, दिनों की संख्या कितनी है 7। हमें क्या निकालना है कि 15 आदमी उस काम को कितना दिनों में करेंगे, यानी कि 15 से भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय यानी कि टाइम निकल जाएगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, यानी कि समय बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 × 6 = 42/5। पॉइंट में आपका आंसर है तो पॉइंट में इसे चेंज करेंगे तो 25 × 8 = 40, 2 बचा तो 5 × 4 = 20, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 8.4 दिन में उस काम को कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि महेश एक खिलौना जो है 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो खरीदा कितने में 25 रुपये में, बेचा कितने में 30 रुपये में, लाभ कितने का हो रहा है 5 रुपये का, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 25 रुपये, क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर गणना की जाती है। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है 25 रुपये, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 × 100, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20%, यानी कि उस खिलौने पर महेश को कितने का लाभ होगा, तो 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक ब्रह्माकोण 10 डिग्री है तो इनके भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहुभुज के ब्रह्माकोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी भी एक्सटीरियर एंगल का, किसी भी समबाहुभुज का एक्सटीरियर एंगल यानी कि ब्रह्माकोण निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा यन। यन आपका क्या हो जाता है, टोटल जो है भुजाओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ साइड्स होती है उस बहुभुज की। यन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 360 बटा यन। यह आपका क्या होता है, ब्रह्माकोण निकालने का फार्मूला होता है। ब्रह्माकोण का मान कितना दिया गया 10 डिग्री, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, यन बराबर आपका कितना आ जाएगा 36, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी है तो 36 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि sin x बराबर 4/5 है, तो sec x प्लस tan x का मान क्या होगा। तो sin x बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब दिया हुआ है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण दिया हुआ है। हमें क्या निकालना होगा, बेस यानी कि आधार निकालना होगा। तो बेस यानी कि आधार निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 16 करेंगे तो √9 होगा। √9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर होता, यानी कि बेस यानी कि आपका आधार कितना आ जाएगा 3 आएगा। फिर हमें क्या निकालना है, sec x प्लस tan x। तो sec x क्या होता है आपका, sec x होता है, ये सब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि sin x क्या होता है, sec x क्या होता है, tan x क्या होता है, cos x क्या होता है, cosec x क्या होता है, cot x क्या होता है। इस तरीके से आपको इस तरीके का सभी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस या फिर जैसे कि sec x का आपका हो जाता है हाइपोटेनस बाई क्या हो जाता है आपका बेस, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाता है। उसी तरीके से tan x का आपका हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये सब आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न में आपको ये पता होना चाहिए। तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना है 5, नीचे जो आपका क्या हो जाएगा, ये बेस जो आपका क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा, बेस कॉमन हो जाएगा यहाँ पर नीचे। तो क्या लिख सकते हैं ऊपर h प्लस p यानी कि हाइपोटेनस प्लस p लिख सकते हैं, यानी कि p का वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है +4, तो 5 + 4 बेस कितना यानी कि आधार कितना है 3 है। हल करेंगे यहाँ पर तो 5 × 4 = 9,
बटा 3 सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि सेक एक्स प्लस 10 का वैल्यू कितना होगा तो 3 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।